सोचिए, क्या कोई अपने दोस्त की जान ले सकता है अगर उसे लगे कि देश को बचाने का यही एक तरीका है? यही वो मुश्किल सवाल है जो विलियम शेक्सपियर के जबरदस्त पॉलिटिकल थ्रिलर जूलियस सीजर के केंद्र में है। और यही वो सवाल है जो एक रोमन सेनेटर मार्कस ब्रूटस के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेता है, क्योंकि उसका दोस्त जूलियस सीजर इतना शक्तिशाली हो गया है कि वो पूरे गणराज्य के लिए एक खतरा बन गया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं रोम से, एक ऐसा शहर जो एक ही वक्त पर जश्न भी मना रहा है और डर भी रहा है। सीजर अभी अभी अपने दुश्मन पॉम्पी पर एक शानदार जीत हासिल करके लौटा है और गलियों में जश्न का माहौल है। लेकिन सीनेट के हॉल में हवा में कुछ और ही है। सड़कों पर तो सीजर एक हीरो है, एक भगवान की तरह। वो एक महान जनरल है जिसने रोम की सरहदों को फैलाया है। लेकिन सत्ता के गलियारों में सेनेटर्स के बीच कानाफूसी चल रही है। उन्हें डर है कि सीजर सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि एक राजा बनना चाहता है, और राजा बनने का मतलब था रोमन गणराज्य का अंत। ये जो टेंशन है ना, ये लूपरकिल के त्योहार के दिन अपने चरम पर पहुंच जाती है। सबसे पहले एक भविष्य बताने वाला सीजर को मार्च की 15 तारीख से सावधान रहने को कहता है, जिससे वो हवा में उड़ा देता है। फिर उसका वफादार साथी मार्क एंटनी उसे 3 बार ताज पहनाने की कोशिश करता है, और हर बार सीजर उसे मना कर देता है। ये एक शानदार पॉलिटिकल मूव था। वो विनम्र भी दिख रहा है और साथ ही लोगों की वाहवाही भी लूट रहा है, जिससे सेनेटर्स का डर और भी गहरा हो जाता है। और इसी डर का फायदा उठाने के लिए मैदान में उतरता है एक शातिर सेनेटर कैशियस। वो जानता है कि वो अकेले सीजर को नहीं गिरा सकता। उसे जरूरत है ब्रूटस की, एक ऐसा इंसान जो पूरे रोम में अपनी ईमानदारी और सम्मान के लिए जाना जाता है। कैशियस ब्रूटस के दिल में गणराज्य के लिए जो प्यार है उसे भड़काना शुरू कर देता है, और ये फुसफुसाता है कि महानता किस्मत से नहीं कर्म से मिलती है। कैशियस के ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक साजिश की चिंगारी थी। और इस साजिश के बीच में 2 ऐसे लोग थे जिनकी वजहें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। ये स्लाइड साजिश के दिल को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है कैशियस, जो अपनी जलन की वजह से ये सब कर रहा है। उसे सीजर से नफरत है क्योंकि सीजर इतना शक्तिशाली है। और दूसरी तरफ है ब्रूटस, जो एक आदर्शवादी है। वो सीजर से एक दोस्त की तरह प्यार करता है, लेकिन उसे रोम से ज्यादा प्यार है, और वो इस ख्याल से जूझ रहा है कि रोम को बचाने के लिए शायद उसे अपने दोस्त को ही धोखा देना होगा। ब्रूटस का यही संघर्ष इस पूरे नाटक की जान है। कैशियस उसे नकली चिट्ठियां भेजकर बहकाता है, जिनमें मानो आम नागरिक उससे एक्शन लेने की भीख मांग रहे हों। आखिरकार ब्रूटस खुद को यह यकीन दिला लेता है कि सीजर को मारना कोई हत्या नहीं बल्कि रोम के भविष्य के लिए एक जरूरी बलिदान है। और यह एक ऐसा फैसला है जो उसे हमेशा के लिए परेशान करने वाला है। और फिर वो दिन आ ही जाता है, मार्च की 15 तारीख। आसमान में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, और सीजर की पत्नी कैल्पर्निया एक डरावना सपना देखती है जिसमें सीजर की मूर्ति से खून बह रहा है। वो सीजर से घर पर रुकने की मिन्नतें करती है, लेकिन साजिश करने वाले उसकी शान को ललकारते हैं और उसे सीनेट आने के लिए मना ही लेते हैं, जहां वो अपना खूनी खेल खेलने वाले थे। सीनेट के फर्श पर जाल बिछाया जा चुका था। सीजर को एक आखिरी चेतावनी को भी नजरअंदाज करने के लिए उकसाया जाता है। फिर एक इशारे पर साजिश करने वाले उसे घेर लेते हैं और अपने खंजर निकाल लेते हैं। सब कुछ बहुत तेज, क्रूर और एकदम चौंकाने वाला था। लेकिन जब उसकी नजर अपने प्यारे दोस्त ब्रूटस पर पड़ती है, जो खंजर लिए खड़ा है, तो सीजर का सारा हौसला टूट जाता है। उसके आखिरी शब्द "और तुम ब्रूटस" सिर्फ हैरानी नहीं दिखाते बल्कि गहरे विश्वासघात की पीड़ा को दिखाते हैं। खंजर के जख्म से ज्यादा गहरा जख्म दोस्त के धोखे का था। सीजर तो मर गया, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब असली जंग रोम के लोगों के दिल और दिमाग को जीतने की है, और यहीं पर साजिश करने वाले अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो सीजर के वफादार और बहुत ही चालाक दोस्त मार्क एंटनी को कम आंक लेते हैं। ये इस नाटक का शायद सबसे शानदार सीन है, तर्क बनाम भावना की एक जबरदस्त टक्कर। ब्रूटस एक शांत और तर्क से भरा भाषण देता है, और वो भीड़ को जीत भी लेता है, पर सिर्फ कुछ देर के लिए। फिर आता है एंटनी। वो बड़ी चालाकी से ब्रूटस को बार बार एक सम्मानित व्यक्ति कहता है, लेकिन उसके हर शब्द में व्यंग्य टपकता है।
वो सीजर का खून से सना हुआ चोगा दिखाता है, उसकी वसीयत पढ़ता है और लोगों की भावनाओं को इस कदर भड़काता है कि तर्क पूरी तरह से कुचल दिया जाता है। एंटनी का भाषण वो चिंगारी था जिसने पूरे रोम में आग लगा दी। जो लोग कुछ देर पहले तर्क सुन रहे थे वो अब एक हिंसक भीड़ में बदल चुके थे, जो सड़कों पर साजिश करने वालों को ढूंढ रहे थे। ब्रूटस और कैशियस को अपनी जान बचाने के लिए शहर से भागना पड़ता है। गणतंत्र को बचाने के चक्कर में उन्होंने उसे एक भयानक गृह युद्ध में धकेल दिया था। अब कहानी रोम की गलियों से निकलकर युद्ध के मैदान पर पहुंचती है, जहां ब्रूटस और कैशियस अपनी सेनाएं इकट्ठा करते हैं। उनके कामों का अंतिम नतीजा अब यहीं तय होना था। और यहाँ आकर सब कुछ बिखर जाता है। एंटनी और सीजर का गोद लिया बेटा ऑक्टेवियस एक नई तिकड़ी बनाते हैं। युद्ध के मैदान पर गलतफहमियों और बुरे शकुनों की वजह से पहले कैशियस और फिर ब्रूटस दोनों ही आत्महत्या कर लेते हैं। और विडंबना देखिए, जिस ब्रूटस ने गणतंत्र को बचाने के लिए सब कुछ किया, वो अपनी ही तलवार पर गिरकर मर जाता है। और आखिर में ये उसका दुश्मन मार्क एंटनी ही है जो उसकी सबसे सच्ची तारीफ करता है। वो मानता है कि जहां बाकी सब जलन की वजह से लड़ रहे थे, वहीं अकेला ब्रूटस था जिसे सच में लगता था कि वो रोम की भलाई के लिए काम कर रहा है। ये एक अच्छे इंसान की दुखद कहानी है जिसने एक बहुत भयानक काम किया ये सोचकर कि वो सही कर रहा है। और अंत में सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। ब्रूटस ने एक तानाशाह को रोकने के लिए सीजर को मारा, लेकिन उसी के काम की वजह से एक नई तानाशाही का जन्म हुआ। गणतंत्र, जिसे बचाने के लिए उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया, वो खत्म हो गया और रोमन साम्राज्य की शुरुआत हुई। ये नाटक हमें इस सदियों पुराने सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या अच्छे इरादे कभी बुरे कामों को सही ठहरा सकते हैं? और सत्ता की असली कीमत क्या होती है?